आज समझने का प्रयास करते हैं कि इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जा सकता है। जब आप इसका उच्चारण करें तो कई बार आप री कह देते हैं, री कह देते हैं, रू कह देते हैं, लेकिन ये इसका सही उच्चारण नहीं है। जब आप किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जितनी देर तक आप उच्चारण करेंगे और जितना लंबा आप उच्चारण करेंगे, केवल एक स्वतंत्र स्वर ही निकलेगा। जैसे आप अ कहते हैं तो भी अ निकल रहा है, और आप अ कहते हैं तब भी अ ही निकल रहा है। आपकी रिकॉर्डिंग करके यदि जब आप अ लंबा कह रहे हैं यानी प्लुत स्वर कह रहे हैं तो उसको बीच से काट दिया जाए तो भी वो आधी रिकॉर्डिंग सुनकर ये बताया जा सकता है कि आप अ कह रहे हैं। लेकिन व्यंजन में ये सुविधा नहीं है। आप क कहिए, क, तो अंत में अ सुनाई देगा। तो स्वर और व्यंजन में जो एक मुख्य रूप से बुनियादी अंतर है वह यही है जो मैंने अभी आपको बताया। जब आप री कहेंगे तो इसको थोड़ा लंबा खींचिए, री, तो ये तो अंत में ई सुनाई दे रहा है, और जिस अक्षर की हम बात कर रहे हैं वह अक्षर स्वर है, व्यंजन नहीं है। आप देखेंगे कि ये हमारे होठ है जिन्हें ओष्ठ भी कहते हैं, ये नासिका है, ये होता है पिछला हिस्सा हमारा तालु, और हमारे होठ और तालु बीच में दंत भी है। दंत और तालु के बीच का जो हिस्सा है, जो हमारा मुख्य ऊपर जो गड्ढा है, उसकी जब शुरुआत होती है तो उसे हम मूर्धा कहते हैं। हमारी जीभ का अग्रभाग, हमारी जीभ का अगला भाग जब मूर्धा को छूता है तब उस वर्ण की जिसकी हम बात कर रहे हैं सही ध्वनि निकलती है। इस वर्ण का सही उच्चारण क्या होगा? र। तो आप देख रहे हैं जब मैं लंबा भी खींचूंगा यानी प्लुत में भी जाऊंगा तब भी यही वर्ण सुनाई देगा, र। तो देखिए, वृक्ष, कृष्ण, वृक्ष, कृष्ण, ये इसका सही उच्चारण है, ना कि वृक्ष, कृष्ण। इतने सारे उच्चारणों को समझना हमारे लिए क्यों अनिवार्य है या क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां चारों मौसम आते हैं और हम अपना मुख पूरी तरह से खोल पाने में समर्थ हैं। हम हर तरह की ध्वनि जो अपने मुख से उच्चारित करते हैं उसको लिखने की क्षमता हमारी लिपि देवनागरी लिपि में है, सांकेतिक माध्यम से। तो इसीलिए जब भी हमें अपनी भाषा पर गर्व करने का अवसर मिले तो हमें सही उच्चारण को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमसे त्रुटि नहीं होगी और हम हर तरह की भावना की अभिव्यक्ति बड़ी सरलता से कर लेंगे।